हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान का, जो कि आप पेपर देने वाले हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जिन बच्चों का 90+ टारगेट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो पिछली बार कई बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जो मुख्य रूप से किताब से इम्पॉर्टेंट है, आज हम वो इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है कुछ परिभाषा और कुछ सूत्र के भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रदर्शित करना पड़ता है। तो वैसे ही हम रिलेटेड उससे कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। अब मोलरता किसे कहते हैं वो बताना है और उसका उदाहरण भी देना है। तो हम लिखेंगे कि मोलरता किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। क्या है? जो विलयन है वो किसी मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित होती है और ये विलेय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर है। तो ये हो गया। ठीक है, मोलरता का परिभाषा। उदाहरण में लिखेंगे कि 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। तो जो मोलरता है वो विलेय से विलयन के 1 लीटर घोल में घोला जाता है और इसी क्रिया को हम मोलरता कहते हैं। तो ये हो गया आपका मोलरता का पहला क्वेश्चन। दूसरा है और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है उसकी परिभाषा देना है। तो बहुत ही कम शब्दों में है इसकी परिभाषा की इकाई मोललता पर क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक ही उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, कि इकाई की मोललता पर जो क्वथनांक के उन्नयन होते हैं उसे ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये आपके अतिरिक्त के अति लघु के आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। आपको इसी तरीके से लिखना है क्योंकि ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला है क्वेश्चन की अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सतह है। क्या है? एक प्राकृतिक रूप से कृत्रिम सतह होती है जिसमें अति सूक्ष्मदर्शीय छिद्रों का जाल होता है। क्या होता है? इसमें अति सूक्ष्मदर्शीय छिद्रों का जाल होता है। इन छिद्रों से जल जैसे विलायक के छोटे अणु तो पार हो जा सकते हैं। यानी कि इन छिद्रों से क्या होते हैं? जल जैसे विलायक छोटे अणु को पार कर जा सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणु नहीं। यानी कि इसमें विलायक के छोटे अणु जा सकते हैं लेकिन विलेय के कण उसमें नहीं जा सकते, वो इतनी पतली छिद्र होती है। और उदाहरण में लिखेंगे कि चर्म पत्र या फिर अंडे की झिल्ली या फिर कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, ये सब जो होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार से अब देखेंगे हम अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है। क्या किया जाता है? जब किसी एक धातु को उसके लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो धातु में जो विलयन के सापेक्ष धातु का विभव होता है उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रोड जो है वो वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर में इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। अगला है 5वां प्रश्न की वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उसका अनुप्रयोग क्या होगा। तो अनुप्रयोग में दो लिखेंगे, दो अनुप्रयोग लिखना है तो लिखेंगे दोनों। पहला है कि विद्युत सेलों में इलेक्ट्रोड युग्मों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। क्या है पहला कि जो विद्युत सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड युग्मों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। और दूसरा है उसका अनुप्रयोग की ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया की दिशा ज्ञात करना अथवा संभावना की प्रगुत्ति करना। ठीक है, प्रागुत्ति करना। तो ये था आपका ऑक्सीकरण में अपचयन की क्रिया, किस प्रकार से इसके रासायनिक श्रेणी में अनुप्रयोग किए जाते हैं। और 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोलराउस नियम क्या है। कोलराउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लघु में अति लघु में भी क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। तो कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि प्रत्येक चालकता पद को वैद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक चालकता के पद में जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उस सूत्र में उपस्थित जो संगत आयन होते हैं उसकी संख्या से गुणा किया जाए, तब किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है तो देखिए इसको बात को समझिएगा। कह रहा है कि जो कोलराउस का नियम है कि यदि प्रत्येक चालकता में पद को वैद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित करते हैं और संगत आयनों की संख्या का गुणा करते हैं तो उसमें जो वैद्युत उपघटन अनंत तनुता की चालकता में उत्पन्न होता है तो उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है और उसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6वें प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो जो अभिक्रिया है ये जो है आपके रासायनिक विज्ञान में अभिक्रिया कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि होती है, उससे रिलेटेड है कि अभिक्रिया के वेग का स्थिरांक क्या होता है। तो इसे चलिए समझते हैं। कह रहा है कि उत्तर में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण अभिकारक या आणविक सांद्रण C हो तो, ठीक है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई क्षण है जो अभिकारक का आणविक सांद्रण C है तो उस समय अभिक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे बात को समझिएगा। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसके क्षण है तो उसमें अभिकारक में, तो यही इस पे कह रहा था कि जो C है उसके समानुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अर्थात इसका सूत्र क्या लिखेंगे तो देखिए dx/dt व्युत्क्रमानुपाती C। ठीक है, समानुपाती तो दिखा रहा है तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती C, या फिर अगर हम व्युत्क्रमानुपाती को हटा दे तो इसका नियतांक k रखते हैं तो हो जाएगा आपका dx/dt = kc। ये हो गया आपका अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक का सूत्र। तो लिखेंगे कि जहाँ k एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, यहाँ पे k एक स्थिरांक है और इसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आगे कि अब यदि c = 1 हो तो dx/dt = k हो जाएगा, क्योंकि c का मान 1 होगा तो 1 का गुणा करेंगे तो k बन जाके तो वही हो जाएगा। ये आपका यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार होता है। अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रता पर होने वाले अभिक्रिया के वेग का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जो स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों की इकाई होती है वो सांद्रता पर होने वाले वेग अभिक्रिया के जो होते हैं वो वेग का वेग स्थिरांक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं समझाइए। तो कोलाइडी विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसकी परिभाषा लिखने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप नोट करिएगा कि वे विलयन जिनके कण वास्तविक विलयन के कणों से बड़े तथा विलंबन के कणों से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, वे कण जिनके
तो विलयन के कणों से बड़े तथा निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। ठीक है, जो विलयन के कण है वो वास्तविक रूप से बड़े होते हैं और निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, अर्थात जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के मध्य होता है। क्या होता है? इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। कोलाइड उसे कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं, तथा इनसे बने विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसे तो कोलाइड कहते हैं, लेकिन इनसे बने विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ये था आपका कोलाइडी विलयन की परिभाषा। कैसे आपको समझाना है कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग NH3 गैस के शुष्कन में क्यों किया जाता है? ठीक है, शुष्कन में क्यों किया जाता है? देखिए, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका अमोनिया यानी कि NH3 गैस का शुष्कन में प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो पहले तो उसकी कारण बताएंगे, उसके बाद उसके प्रयोग को दिखाएंगे। तो पहले लिखेंगे कि क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल NH3 से निम्न रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? NH3 से निम्न रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसका शुष्कन नहीं कर पाते। और इस प्रकार से इसकी क्रिया लिखेंगे कि 2NH3 प्लस H2SO4 की क्रिया कराएंगे। ठीक है, H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से तो हो जाता है NH2 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो इसीलिए इसकी अभिक्रिया शुष्कन से नहीं की जाती। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि उन 2 विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। ठीक है, उन 2 विषैले गैसों का नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से बनी गई है। तो है पहला फास्फीन यानी कि COCl2 तथा अश्रु गैस जिसका है सूत्र CClNO2। ठीक है, तो फास्फीन और अश्रु गैस जो होते हैं ये विषैलो गैस के नाम हैं। 11 प्रश्न कह रहा है कि हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? ये बहुविकल्पी हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे गए प्रश्न हैं। तो लिखेंगे कि हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड है। क्या है? मोनोजाइट सैंड है। अगला प्रश्न है कि संक्रमण तत्व क्या है? ठीक है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़िएगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये क्या है, इसे समझाइए। तो लिखेंगे कि वे तत्व जिनमें डी उपकोष ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट N-1 ब्रैकेट क्लोज डी उपकोष है। क्या है? वे तत्व जिनमें डी उपकोष यानी कि N-1 डी उपकोष है, आंशिक से पूर्ण होता है। क्या होता है? ये आंशिक से पूर्ण होता है। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी के 3 से 12 समूहों में S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है। ये जो संक्रमण तत्व हैं वो सारणी के 3 से 12 समूहों में S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के तत्वों के बीच रखा गया है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यही है इनका संक्रमण तत्व जो कि D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इन्हें S व P ब्लॉक के मध्य में रखा जाता है और ये 3 से 12 के समूह के बीच पाए जाएंगे जिसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है और एक उदाहरण दीजिए। तो उप सहसंयोजन संख्या जो है बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट माना जाता है बोर्ड की दृष्टि से, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बताऊंगी। तो ये कह रहा है इसका उत्तर कि उप सहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजन बंधों की संख्या धातु की समन्वय संख्या अथवा उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो उप सहसंयोजन संख्या यौगिकों की केंद्रीय धातु है वो लिगेंड के साथ बनाए गए हैं। याद रखिएगा, इसका जो केंद्रीय धातु है वो लिगेंड से बनाया गया है
और उप सहसंयोजन बंधों द्वारा इसकी संख्या धातु के समन्वय संख्या अथवा उप संयोजन संख्या कहलाती है। तो यानी कि ये जो लिगेंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजन बंध हैं उसको हम समन्वय संख्या और उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे कि NiCN4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, यानी कि निकेल एंड समन्वय संख्या है जो कि ये निकेल है और Cn पे 4 और स्क्वायर का हो जाएगा। तो ये संकुलन आयन है जिसमें निकेल की समन्वय संख्या है। ये एक संकुलन आयन है जिसमें निकेल की समन्वय संख्या है। Cn लिगेंड है और एक दंती की संख्या 4 है। क्या है? ये एक दंती है और इसकी संख्या 4 है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल और ये हो गया इसकी परिभाषा। अगला प्रश्न है कि H2S अम्ल है जबकि H2O उदासीन है। क्यों? ये क्वेश्चन क्यों हो रहा है? यानी कि H2S को हम अम्ल मानते हैं जबकि H2O उदासीन है, तो ऐसा क्यों? इसको समझाइए। तो हम लिखेंगे कि H2S में HS आबंध दुर्बल है। क्या है? H2S में जो H और S है वो एक आबंध जो है वो दुर्बल आबंध है, जबकि H2O में H और O का जो सिंगल बॉन्ड है वो आबंध प्रबल है। HS बंध जो है वो आबंध है यानी कि दुर्बल, और HO जो है वो प्रबल आबंध है क्योंकि S का आकार O से बड़ा है। क्या है? S का आकार O से बड़ा है। अतः H2S जलीय विलयन में वियोजित होकर शीघ्रता से H+ आयन बनाती है। क्या करती है? इसी प्रकार अतः H2S जो है वो जलीय विलयन में वियोजित होकर शीघ्रता से H+ आयन बनाती है, जिस कारण इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है? इसी कारण इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। H2O में H+ तथा OH- का सांद्रण सामान्य होने के कारण इसका विलयन उदासीन होता है। क्या होता है? जो H2O में H+ तथा OH सांद्रण होते हैं वो समान होने के कारण इनका विलयन उदासीन हो जाता है। इसीलिए H2O उदासीन होते हैं और H2S अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो यही था इन दोनों में फर्क और इसका कारण। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो जो संक्रमण तत्व हैं उनके द्वारा प्रदर्शित हमारी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो उत्तर है कि संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 है। क्या है? +8 है। जो तो संक्रमण तत्वों को प्रदर्शित करता है उसकी उच्चतम यानी कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है +8 यानी कि धन में 8। तो इसी प्रकार से ये हमारे सारे क्वेश्चंस अति लघु के जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने आपको बताया है। ये सारे प्रश्न आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।